ऑफिसर सामने देखो, वहाँ रनवे पे कुछ है। फर्स्ट ऑफिसर विंडशील्ड के पार झांकते हैं। ये क्या है क्या वो? और अगले ही पल दोनों समझ जाते हैं कि सामने कोई रिफ्लेक्शन या शैडो नहीं बल्कि कंक्रीट बैरियर्स हैं और उनके पीछे खड़े हैं एक्सकवेटर्स और रोलर्स। ये बोइंग 747 इस वक्त रनवे पर लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। इंजन्स फुल पावर पर हैं और बारिश इतनी तेज हो रही है कि सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ठीक आखिरी मोमेंट पर पायलट को दिखाई देता है कि जिस रनवे से वो उड़ान भरने वाले हैं वहां कंस्ट्रक्शन का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है, लेकिन अब इतनी तेज स्पीड पर 200 टन का एयरक्राफ्ट तुरंत रुक नहीं सकता था और ना ही इसे मोड़ने का टाइम बचा था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आगे इस प्लेन के साथ क्या होगा, सवाल ये भी है इतना सारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आखिरकार आया कहां से और वो छोटी सी गलती क्या थी जिसने इस फ्लाइट को मौत के मुंह में धकेल दिया। कॉकपिट के अंदर इस वक्त सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक चल रहा है। टावर से आवाज आती है, सिंगापुर 006, रनवे 05 लेफ्ट, क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ, सरफेस विंड 020 डिग्रीज, 28 नॉट्स, गस्टिंग 50 नॉट्स। कैप्टन धीरे से ब्रेक छोड़ते हैं और चारों इंजन्स की आवाज एक साथ गूंज उठती है। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर जोर से पड़ रही हैं, वाइपर्स हाई स्पीड पर हैं, लेकिन बाहर विजिबिलिटी मुश्किल से 400 से 500 मीटर ही है। कैप्टन धीमी आवाज में कहते हैं, ऑफिसर रनवे स्लिपरी लग रहा है, मैं थोड़ा धीरे अलाइन कर रहा हूँ। इस वक्त कैप्टन का पूरा ध्यान ग्रीन सेंटर लाइन लाइट्स पर है। तेज क्रॉस विंड्स एयरक्राफ्ट को हल्का सा साइड में धकेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रडर और टिलर की मदद से कैप्टन किसी तरह से प्लेन को संभाल रहे हैं। ऊपर से बारिश इतनी तेज है कि रनवे लाइट्स के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच कैप्टन धीरे धीरे इंजन्स की पावर को बढ़ाते हैं और एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ थ्रस्ट पर लाया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एयरक्राफ्ट अब तेजी से आगे बढ़ने लगा है। फर्स्ट ऑफिसर स्पीड अनाउंस करते हैं, 150 नॉट्स। स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और वाइपर्स पूरी ताकत से चल रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से कैप्टन सामने की तरफ देखकर चिल्ला उठते हैं, वहाँ आगे कुछ है ऑफिसर। पहले तो कॉकपिट में लगता है कि शायद पानी का रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगले ही सेकंड में शेप साफ होने लगते हैं और समझ में आता है कि सेंटर लाइन के दोनों तरफ कंक्रीट के बैरियर्स खड़े हैं। और इतना ही नहीं, आगे हैवी मशीन्स भी खड़ी हैं, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन का सामान है। लेकिन इस वक्त एयरक्राफ्ट लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर है और इस रफ्तार पर इतने भारी बोइंग 747 पर ब्रेक लगाने से तुरंत तो बिल्कुल नहीं रुक सकता। कैप्टन या को पायलट किसी के पास सोचने का भी वक्त नहीं है। तो अब आगे इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्लेन इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे, क्योंकि प्लेन के सामने रनवे पर इस तरह कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का आ जाना ये एक इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इस अनहोनी की शुरुआत करीबन 34 घंटे पहले ही हो गई थी, जब इस फ्लाइट के लिए क्रू ने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था। 30 अक्टूबर साल 2000 सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट से एक लंबी फ्लाइट निकलने वाली है जो ताइपेई होते हुए लॉस एंजलिस जाएगी और फिर वापसी में वही रूट फॉलो किया जाएगा। एयरक्राफ्ट है बोइंग 747-400, सिर्फ 3.5 साल पुराना एयरक्राफ्ट। कॉकपिट में 3 अनुभवी पायलट्स हैं, कैप्टन फोंग ची कोंग, फर्स्ट ऑफिसर क्राइनो लैटिफ और रिलीफ पायलट एनजी कैंग लैंग, जो एक्स्ट्रा पायलट के तौर पे साथ में जा रहे हैं ताकि लंबी फ्लाइट के दौरान बाकी दोनों पायलट्स को बीच बीच में आराम मिल सके। तीनों पायलट इस वक्त फ्लाइट प्लान को रिव्यू कर रहे हैं। प्लान ये है कि सिंगापुर से ताइपेई का फर्स्ट लेग पूरा करके क्रू वहीं पे रेस्ट करेगा और फिर अगले दिन लेट नाइट ताइपेई से लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरी जाएगी। वेदर रिपोर्ट्स उनके सामने रखी हुई हैं जो ये बता रही हैं कि टाइफून जैंग सेन नाम का एक खतरनाक तूफान धीरे धीरे ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। फोरकास्ट में बताया जा रहा है कि अगली रात तक तूफान और तेज हो जाएगा, हवाएं मजबूत होंगी, बारिश बढ़ेगी और विजिबिलिटी बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पायलट्स को लग रहा है कि टाइफून के वर्स्ट फेज से पहले ही वो ताइपेई को छोड़कर लॉस एंजलिस के लिए निकल जाएंगे।
और यही सोचकर 30 अक्टूबर की दोपहर सिंगापुर से ये प्लेन ताइपेई के टॉ युआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट का पहला लेग लगभग 4 से 5 घंटे का है, जिसमें क्रूज फेज के दौरान फ्लाइट ज्यादातर स्मूथ ही रहती है। लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट ताइवान के पास पहुंचता है, मौसम बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइफून जैंगसेन धीरे धीरे ताइवान की तरफ बढ़ रहा है और उसका असर अब आसमान में भी महसूस होने लगा है। क्रॉसविंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तेज झोंके के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और विजिबिलिटी पहले जैसी साफ नहीं है। फिर भी शाम को करीबन 8 बजे ताइपेई में ये प्लेन सही तरीके से लैंड करता है और टैक्सी करते हुए ब्रेवो 5 स्टैंड पर पार्क हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसका पहला लेग है। अब अगला लेग लॉस एंजलिस के लिए है, जो कि अगले दिन का लेट नाइट डिपार्चर है। इसके लिए क्रू को करीबन पूरे 1 दिन का लेओवर मिलता है, जिसमें वो होटल जाकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन 31 अक्टूबर की रात लगभग 9:53 पर क्रू आगे के सफर के लिए दोबारा कॉकपिट में मिलते हैं। लेकिन बाहर के मौसम का हाल अब पहले जैसा नहीं है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश लगातार गिर रही है, रैम पर पानी जमा है और हवा के झोंके एयरक्राफ्ट को हिला रहे हैं। केबिन क्रू पैसेंजर्स को बोर्ड करवा रहे हैं और कुल 159 यात्री लॉस एंजलिस के लिए रवाना होते हैं। कॉकपिट में पायलट्स फिर से वेदर और नॉटम्स को चेक करते हैं। नॉटम्स यानी कि आज रनवे की क्या हालत है, कहीं कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा, कोई रास्ता बंद तो नहीं है, ऐसी सारी जरूरी जानकारी होती है। अब यहीं पर एक जरूरी बात उनके सामने आती है कि रनवे 05 राइट बंद है, क्योंकि उस पर मरम्मत और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मतलब ऑफिशियली वो रनवे बंद है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा टैक्सी की तरह अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। अब वैसे तो इस एयरपोर्ट पर रनवे 05 राइट बंद होने की सिचुएशन में ज्यादातर फ्लाइट्स रनवे 06 से ही रवाना होती हैं, लेकिन कैप्टन यहां पर एक अलग ही सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना रनवे 05 लेफ्ट का यूज किया जाए। असल में रनवे 05 लेफ्ट ज्यादा लंबा, चौड़ा और कैटेगरी 2 रनवे है, जिस पर भारी बारिश और खराब विजिबिलिटी में प्लेन को संभालना आसान होता है। खराब मौसम में थोड़ा ज्यादा सेफ्टी मिल जाती है, इसीलिए कैप्टन ये सुझाव देते हैं और फर्स्ट ऑफिसर व रिलीफ पायलट दोनों इस पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन इस डिसीजन के साथ ही प्लेन का टैक्सी रूट भी चेंज हो जाता है और यहीं से कहानी की दिशा भी बदलने लगती है। खैर, इन सबसे अनजान रिलीफ पायलट ATIS से विंड डेटा निकालकर क्रॉस विंड कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद बताते हैं कि क्रॉस विंड करीबन 26 से 28 नॉट्स बन रही है। फिर रिलीफ पायलट बाहर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं और कुछ मिनट्स बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके जूते पूरी तरह से भीग चुके होते हैं। मतलब कि साफ है कि रैम पर पानी जमा है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि अगर एप्रन पर इतना पानी जमा है तो ऐसे में रनवे पर कितना पानी जमा हो सकता है। लेकिन क्रू में से किसी के भी दिमाग में ये सवाल नहीं आता। जबकि एविएशन में अगर रनवे पर 3 मिलीमीटर से ज्यादा पानी हो तो उसे कंटामिनेटेड माना जाता है और उस स्थिति में परफॉर्मेंस कैलकुलेशन बदल जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्रॉस विंड लिमिट 30 से घटकर 15 नॉट्स तक जा सकती है, लेकिन ATIS में रनवे की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि रनवे पर पानी जमा है या फिर नहीं जमा है। और सिंगापुर एयरलाइंस की पॉलिसी ये कहती है कि जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट ना मिले रनवे को बस वेट ही माना जाएगा, कंटामिनेटेड नहीं माना जाएगा। इसीलिए कॉकपिट में इस पर कोई लंबी चर्चा ही नहीं होती है और क्रू चेकलिस्ट पर आगे बढ़ जाता है। कागजों पर तो सब कुछ प्रोसीजर के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन यहीं पर कई छोटी छोटी चीजें बिना कोई आवाज किए इकट्ठा हो रही हैं और इन्हीं छोटी चीजों का असर कुछ ही मिनटों में सामने आने वाला है। रात के 11:06 पर एयरक्राफ्ट को पुशबैक किया जाता है। इंजन्स स्टार्ट होते हैं, चेकलिस्ट कंप्लीट होती है और फर्स्ट ऑफिसर टैक्सी क्लियरेंस मांगते हैं। ATS जवाब देता है, सिंगापुर 006 टैक्सी रनवे 06 करेक्शन रनवे 05 लेफ्ट वाया सीरिया वेस्ट क्रॉस एंड नवंबर पापा। ये रूट उनके ब्रीफ से अलग है क्योंकि कैप्टन ने रनवे 06 की जगह रनवे 05 लेफ्ट से जाना तय किया है।
और यही छोटी सी कंफ्यूजन उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। क्रू चार्ट पर जल्दी से रूट वेरीफाई करता है। अब उन्हें नवंबर पापा से आगे बढ़कर नवंबर 1 पर राइट टर्न लेना है और रनवे 05 लेफ्ट के होल्डिंग पॉइंट तक पहुंचना है। एयरक्राफ्ट अब टैक्सी करना शुरू करता है। बाहर मौसम खराब है, भारी बारिश हो रही है और विजिबिलिटी बहुत कम, यानी सिर्फ 400 से 500 मीटर के बीच है। कैप्टन को स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड महसूस हो रही है। वो कहते हैं, रडर को काफी काम करना पड़ रहा है, हवा और बढ़ेगी कैप्टन, टाइफून पास आ रहा है। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो टेक ऑफ नहीं करेंगे। खैर, अभी धीरे धीरे चलते हैं। यहीं से असली गलती की शुरुआत होती है। दरअसल सिंगापुर में जहां से ये क्रू आता है वहां टैक्सी वे की ग्रीन लाइट्स सिर्फ उसी रास्ते पर जलती हैं जहां एयरक्राफ्ट को जाना होता है। मतलब अगर ग्रीन लाइट्स फॉलो करो तो तुम गलत नहीं जा सकते। लेकिन ताइपेई में ऐसा नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट की सारी ग्रीन टैक्सी लाइट्स एक साथ जलती रहती हैं। यानी सही रास्ता चुनना पूरी तरह से पायलट्स की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस एयरपोर्ट पर ग्राउंड रडार नहीं होता है। एटीएस एयरक्राफ्ट को सिर्फ 500 मीटर तक देख सकता है। इसके बाद उन्हें पता नहीं होता है कि प्लेन एग्जैक्टली कहां टैक्सी कर रहा है, जबकि क्रू को लगता है कि टावर उन्हें देख रहा होगा। एयरक्राफ्ट नवंबर पापा के करीब पहुंचता है और टावर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, कंटिन्यू होल्ड शॉर्ट रनवे 05 लेफ्ट। इस क्लियरेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात मिसिंग है। क्रू को यहाँ पे साफ तौर पर यह नहीं बताया गया कि रनवे 05 राइट को क्रॉस करना है और फिर 0 लेफ्ट तक जाना है। बस होल्ड शॉर्ट 5 लेफ्ट बोला गया और क्रू ने एज्यूम कर लिया कि सब कुछ प्लान्ड रूट के मुताबिक ही हो रहा है। एयरक्राफ्ट नवंबर पापा टैक्सी वे पर आगे बढ़ता है। अब उन्हें आगे स्ट्रेट जाना है और फिर दाहिने मुड़कर नवंबर 1 पर पहुंचना है। स्ट्रेट आगे जो रास्ता है वही उन्हें रनवे 05 लेफ्ट तक ले जाएगा। यहां पे एक और समस्या है। स्ट्रेट वाले रास्ते पर कुछ ग्रीन लाइट्स काम नहीं कर रही होती हैं। पहली लाइट बंद है और दूसरी लाइट डिम है। कुल मिलाकर सिर्फ 4 ग्रीन लाइट्स दिख रही हैं, जबकि यह काफी ज्यादा होनी चाहिए थी यहां पे। दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर एक राइट टर्न भी है जो रनवे 05 राइट की तरफ जाता है। उस तरफ की ग्रीन लाइट्स ज्यादा पास पास लगी हुई हैं और ज्यादा ब्राइट दिख रही हैं। ऐसे में कैप्टन टैक्सी करते हुए नेचुरली उसी ब्राइट ग्रीन कर्व को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यही सही रास्ता है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वो स्ट्रेट जाने के बजाय एक गलत राइट टर्न ले चुके हैं। और इस तरह से एयरक्राफ्ट रनवे 05 लेफ्ट की जगह रनवे 05 राइट पर पहुंच जाता है। वही रनवे जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। असल में इस रनवे को टैक्सी वे में बदलने की तैयारी हो रही थी, इसीलिए उस पर ग्रीन सेंटर लाइन लाइट्स लगी हुई थीं और यही लाइट सबसे बड़ा ट्रैप साबित हुई। कैप्टन को सामने रनवे की मार्किंग्स दिखती हैं तो उन्हें लगता है कि वो 05 लेफ्ट पर आ चुके हैं, लेकिन असल में वो 05 राइट पर हैं। और इसी समय फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, पीबीडी अभी अलाइन नहीं हुआ है। इस पर रिलीफ पायलट जवाब देते हैं, अभी टर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा होने पर अलाइन हो जाएगा ऑफिसर। अब आपको मैं बता दूं कि पीवीडी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो खराब विजिबिलिटी में पायलट को सही सेंटर लाइन दिखाता है। अब अगर ये प्लेन सही रनवे पर होता तो पीवीडी खुद ही एक्टिवेट हो जाता, लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट गलत रनवे पर है इसीलिए पीवीडी कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा। कॉकपिट में किसी को भी इस पर शक नहीं होता क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हैं और इसी चक्कर में एयरक्राफ्ट गलत रनवे पर पूरी तरह से लाइन अप हो चुका है। सामने पियानो की मार्किंग्स दिख रही हैं, सेंटर लाइन लाइट्स जल रही हैं, लेकिन ये लाइट्स ग्रीन हैं, जबकि एक्टिव रनवे पर वाइट होनी चाहिए। पर किसी का भी ध्यान इस चीज पे है ही नहीं। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेता तो पता चल जाता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नेविगेशन डिस्प्ले पर एयरक्राफ्ट सिंबल एक्टिव रनवे के राइट साइड में दिख रहा है। ये वो सिग्नल है जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब इंसान का दिमाग मान लेता है कि सब कुछ सही है तो आंखें भी वही देखती हैं। एयरक्राफ्ट अब पूरी तरह से रनवे 05 राइट पर अलाइंड है, जबकि क्रू को पूरा भरोसा है कि वो रनवे 05 लेफ्ट पर है।
इंस्ट्रूमेंट्स को नजरअंदाज किया जा चुका है और अब टेक ऑफ शुरू होने वाला है। कैप्टन थ्रस्ट लीवर्स को आगे बढ़ाते हैं और इंजन्स फुल टेक ऑफ पावर पर गरजने लगते हैं। एयरक्राफ्ट आगे धक्का खाता है और भारी बारिश के बीच रनवे पर दौड़ना शुरू कर देता है। कॉकपिट में फोकस पूरी तरह सामने है। विंडशील्ड वाइपर्स हाई स्पीड पर चल रहे हैं और बारिश की मोटी परत के बीच सिर्फ सेंट्रल लाइन लाइट्स दिख रही हैं। इस वक्त रनवे पर एक धुंधली सी चमकती पट्टी जैसी दिख रही है। एयर स्पीड तेजी से बढ़ रही है। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं और रिलीफ पायलट साइड में बैठे नंबर्स मॉनिटर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर अनाउंस करते हैं 80 नॉट्स और कैप्टन शॉर्ट सा जवाब देते हैं चेक। स्पीड बढ़ती जाती है। 100, 120, 150 नॉट्स के आसपास एयरक्राफ्ट अब हैवी मोमेंटम में है। लेकिन तभी कैप्टन की आवाज अचानक से बदल जाती है। वो विंडशील्ड के उस पार घूरते हुए कहते हैं, आगे कुछ है। बारिश और धुंध के उस पर्दे के पीछे अब शेप्स उभरने लगते हैं। पहले कंक्रीट बैरियर्स की आउटलाइन दिखती है, फिर उनके पीछे खड़ी भारी मशीन्स, एक्सकवेटर्स, रोलर्स, गड्ढे। ये रनवे नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट है। और इस वक्त एयरक्राफ्ट लगभग 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर है और ये वो पॉइंट है जहां डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड का समय भी बहुत लेट होता है। कैप्टन कंट्रोल पकड़कर रखते हैं और ब्रेक्स मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी स्पीड पर स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत लंबा होता है। इंजन्स अभी भी फुल पावर पर हैं। इससे पहले कि कोई और कुछ कर पाता, एक जोरदार इंपैक्ट होता है। सबसे पहले नोज सेक्शन कंक्रीट बैरियर से टकराता है और फिर लेफ्ट साइड के इंजन्स हैवी मशीन से टकराकर अलग हो जाते हैं। अचानक प्लेन के एक तरफ के इंजन्स अलग हो जाने से ताकत बराबर नहीं रह जाती और प्लेन एक तरफ झुकते हुए बाईं ओर मुड़ने लगता है। पीछे का हिस्सा भी किसी भारी चीज से टकराता है और बॉडी टूटने लगती है। लोहे के फटने की आवाज आती है, इंजन्स अलग हो जाते हैं और केबिन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। कुछ ही सेकंड्स में बोइंग 747 का मैसिव स्ट्रक्चर टूटकर कई हिस्सों में बट जाता है और सेंटर सेक्शन में आग भड़क उठती है। एक बहुत बड़ी फायर बॉल रात के अंधेरे और बारिश के बीच चमकती है जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जोरदार झटकों से कई यात्री सीटों से उछल जाते हैं। तुरंत ही इमरजेंसी स्लाइड्स खोलने की कोशिश होती है, लेकिन बाहर हवा इतनी तेज चल रही है कि कोई स्लाइड्स ठीक से नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। बारिश, तेज हवा और फैलती आग मिलकर हालात और खराब कर देते हैं। फायर ट्रक्स कुछ ही मिनटों में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक आग प्लेन के बीच वाले हिस्से को घेर चुकी होती है। फायर फाइटर्स लगातार फोम डाल रहे हैं ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। एम्बुलेंस घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने में लगी हुई है। कुछ लोग शॉक में हैं, कुछ लोग खुद चलकर बाहर आए हैं और कुछ को स्ट्रेचर पर निकाला जा रहा है। कॉकपिट में बैठे तीनों पायलट्स किसी तरह से जिंदा बच जाते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर इस हादसे में 179 लोगों में से 83 की मौत हो जाती है और 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जैसे तैसे आग पर काबू पाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है सवालों का सिलसिला। इन्वेस्टिगेटर्स जल्द ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हासिल कर लेते हैं। साथ ही तीनों पायलट से भी पूछताछ होती है। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट, ATC रिकॉर्डिंग्स, एयरपोर्ट लाइटिंग, रनवे वर्क्स सबकी जांच होती है, जिससे धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि यह हादसा होने के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिचुएशनल अवेयरनेस की थी। टैक्सी के आखिरी हिस्से में क्रू ने गलत रनवे पर लाइन अप कर लिया और बिना कंफर्म किए टेक ऑफ रोल शुरू कर दिया। इंस्ट्रूमेंट्स सिग्नल दे रहे थे कि वो सेंट्रल लाइन पर नहीं है, PVT एक्टिवेट नहीं हुआ था और रनवे लाइटनिंग जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पायलट्स का दिमाग ये मान चुका था कि वो सही रनवे पर हैं, इसीलिए जो भी सिग्नल्स थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि एयरपोर्ट लाइटनिंग पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए इस एक्सीडेंट के बाद कई बदलाव किए गए। सबसे पहले एयरपोर्ट लाइटनिंग इंप्रूव की गई, फिर ग्राउंड रडार इंस्टॉल करने की सिफारिश हुई। इसके अलावा टेक ऑफ से पहले रनवे कंफर्म करना मैंडेटरी किया गया।
साथ ही क्रू ट्रेनिंग में लो विजिबिलिटी टैक्सी और क्रॉस वेरिफिकेशन पर और ज्यादा जोर दिया गया। सिंगापुर एयरलाइन फ्लाइट 006 ये सिर्फ एक रनवे कंफ्यूजन की कहानी नहीं है, ये याद दिलाती है कि एविएशन की दुनिया में हर मोड़, हर लाइट और हर चेकलिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कभी कभी जिंदगी और तबाही के बीच सिर्फ एक सही मोड़ का फर्क होता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि हवा में उड़ते हुए एक पैसेंजर प्लेन से आसमान में ही एक फाइटर जेट कैसे टकरा गया, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।